एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द चैनल। तो आई होप आपने इम्यूनिटी का जो हमने पार्ट 1 देखा था वो आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम इम्यूनिटी को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, तो कैसे हम उसको एक माइंड मैप बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके पहले क्वेश्चन क्या है जो आपको कमेंट्स में आंसर करना है वीडियो देखने के बाद। तो ध्यान से सब लोग सुनिएगा इस वीडियो को और फिर उसका आंसर करिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो, नीट यूजी वाले चैनल को, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रॉपर जो हम देखेंगे तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आप माइंड मैप बनाना सीखिए, ठीक है। तो आपने क्या समझा, पहले डिसीजेस देखे, फिर इम्यूनिटी देखी, है ना। अब आप इम्यूनिटी को देख रहे हो, इम्यूनिटी बनी कैसे, वो बनी आपको समझ में आ गया। बी सेल के कारण ह्यूमरल रिस्पॉन्स था, आपका टी सेल के कारण सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स था, ठीक है। बट ये रिस्पॉन्स आया कहाँ से, प्रवोक कैसे हुआ, मन से इम्यूनिटी बन गई क्या, नहीं। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये आपको पता है एंटीजन एक्सपोजर के कारण हुआ होगा, ठीक है। तो पहले आपको ये जानना है कि क्या ये रिस्पॉन्स हम हर किसी में प्रवोक कर सकते हैं, मतलब क्या सबकी इम्यूनिटी हम इतनी अच्छी बना सकते हैं कि किसी को कभी कोई इन्फेक्शन ही ना हो। तो उसका जवाब नहीं है, ठीक है। बट हम देखना ज़रूर चाहेंगे कि हम कैसे इम्यूनिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। कि क्या आप किसी चीज़ को खुद से, अगर आप खुद से करते हैं तो आप एक्टिव हैं, मतलब आप एक्टिव है, आप खुद का सारा काम कर रहे हैं। हम इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, है ना। तो एक्टिव मतलब आप खुद से कर रहे हैं। तो क्या आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, वो खुद से हो रही है, तो इट वुड बी एक्टिव इम्यूनिटी। वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव मतलब आपको धक्का दे दे के काम कराया जा रहा है कि चलिए काम कर, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही है वो आपकी खुद की नहीं है, आपको बाहर से एंटीबॉडी सप्लाई की गई है। तो ये आपकी पैसिव इम्यूनिटी है। फिर जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आप जानेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम वैक्सीनेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक से, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। तो आपकी एनसीईआरटी बस एक ही लाइन लिखती है इतनी सी कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द पर्सनस ओन इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एन एंटीजन। किसी की बॉडी में कोई एंटीजन इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने के बाद उसकी बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो एक्टिव इम्यूनिटी है। वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द आउटसाइड। अब आप बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हो तो वो हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी सीधे सीधे से, और ये बहुत शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो मीडिएट होती है बाय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय पर्सनस ओन सेल्स, जबकि पैसिव इज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी, कहीं प्रोड्यूस करी गई थी लैब में, फिर सीधे आपने उसको डाल दिया। अब इसमें पैथोजन आया है कांटेक्ट में बॉडी के, इसमें पैथोजन का कोई कांटेक्ट नहीं था बॉडी के। अब इसके बाद इसमें रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता है, टाइम लेता है, पर वो रिस्पॉन्स लंबे समय तक काम करता है। जो चीज़ आप धीरे धीरे करोगे, सब्र रख के करोगे, वो लंबी चलेगी। जो आप चीज़ जल्दी रैपिड रिस्पॉन्स के चक्कर में करोगे वो उतनी लंबी नहीं चलेगी। फिर इसके कारण एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होती है कि बॉडी याद रखती है कि हाँ एक बार मेरे को इन्फेक्शन हुआ था, तो ज़िंदगी भर उसको काफ़ी टाइम तक वो चीज़ याद रहती है। इसमें क्या है, कोई मेमोरी नहीं है, बार बार भूल जाएगी, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा फिर भूल जाएगी, राइट। तो इसमें साइड इफेक्ट काफ़ी कम है क्योंकि आपकी बॉडी में खुद से हो रहा है। बट इसमें क्या है कि आपने क्योंकि बाहर से डाला तो हो सकता है कुछ रिएक्शन हो सकती हो, और ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें काम नहीं करेगा, है ना। एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं है बनाने को। और ये जो पैसिव है ये तो एंटीबॉडी आप बनाए दे रहे हो तो काम करेगा। तो ये सिर्फ आपके कंसेप्ट समझने के लिए था। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सिर्फ ये 2 लाइन याद रखनी है और इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, मदर जब ब्रेस्ट फीड कराती है अपने चाइल्ड को, तो जो इनिशियली एक तो होता है पूरा ब्रेस्ट फीड जो 6 महीने से लेकर 2 साल हर माँ को कराना रहता है। बट जो इनिशियल उसका प्रोडक्ट रहता है 10 से 14 दिन जो मिल्क रहता है वो येलो कलर का रहता है, ठीक है। तो ये जो येलोइश कलर का मिल्क है जिसमें बेसिकली बहुत सारी अच्छी प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होते हैं, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बाहर से, आप IgA एंटीबॉडी बाहर से दे रहे हो, यही बात हुई थी कि आप यदि बाहर से ही एंटीबॉडी किसी को दे दोगे तो वो पैसिव इम्यूनिटी होगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने बाहर से एंटीबॉडी दे दी तो शॉर्ट टर्म रैपिड रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। तो बच्चे को अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पैदा होते से उसे दिक्कत है कि उसको अभी वैक्सीन नहीं लगनी है, अभी टाइम है, उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, राइट। तो जो एक आपको रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए वो भले शॉर्ट टर्म के लिए हो, बट वो किससे मिलेगा, मदर के कोलोस्ट्रम से, IgA एंटीबॉडी से, ठीक है। ये एक एडवांटेज है ब्रेस्ट मिल्क का।
दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है पैसिव इम्यूनिटी का, कि प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में IgG एंटीबॉडी जाता रहता है। जी मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो इसके कारण से पैसिव इम्यूनिटी बेबी को मिलती रहती है, क्योंकि बेबी अब नया बना है, उसको कैसे पता है यहाँ कितने माइक्रोब्स है, राइट। वो तो धीरे धीरे उसको सहन शक्ति आएगी तो वो इन्फेक्ट होगा, फिर वो एंटीबॉडी बनाएगा। बट जब तक आप पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज IgA एंटीबॉडी एंड IgG एंटीबॉडी। अब याद रहे, इसमें गलती से भी कन्फ्यूजन से ये मत बोलना कि वैक्सीनेशन एक पैसिव इम्यूनिटी है। नहीं, वैक्सीनेशन में आप क्या कर रहे हो, वैक्सीनेशन में आप कोई भी एंटीजन है उसका कुछ पार्ट ले रहे हो और उसको आप बॉडी में डाल रहे हो, तो उसको देख के बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना। तो एंटीजन का कुछ पार्ट गया और बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। पहली चीज़ ये याद रखो, ठीक है। तो अब हम समझेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है भैया। इम्यूनाइजेशन तो एक्टिव होना था, क्योंकि आपने वैक्सीन दी तो आपने एंटीजन दिया, वहाँ से रिस्पॉन्स बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है। बट यदि सपोज करो आप वैक्सीन के फॉर्म में सीधे सीधे से एंटीबॉडी दे रहे हो या एंटी टॉक्सिन दे रहे हो, तो उस केस में बॉडी को कुछ काम करना नहीं पड़ा, सीधे सीधे से उसको मिल गई वो चीज़, तब उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्योंकि ये मिक्सचर है, पैसिव इम्यूनिटी का मिक्सचर है, क्योंकि आप एक प्रकार से डायरेक्ट वो चीज़ दे रहे हो और इम्यूनाइजेशन के तरीके से दे रहे हो, ठीक है। बट यूजुअली हम वैक्सीनेशन को क्या मानते हैं, एक्टिव तरीका। क्यों, क्योंकि अब हम उसको समझते हैं। तो क्या होता है कि वैक्सीनेशन जो है, आप क्या करते हो, प्रिपेयर्ड एंटीजेनिक प्रोटीन विच इज़ इनएक्टिव या वीक पैथोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ठीक है। अभी कोविड की वैक्सीन सबको लगी होगी, तुम लोगों को अभी लग जाएगी जिनको नहीं लगी है। तो जो एंटीजन का जो प्रोटीन है ना, या इनएक्टिव एंटीजन है, उसको अपन लेते हैं, अपन सीधे सीधे कोविड को निकाल के कोविड ही नहीं डाल देते किसी के अंदर, ठीक है। आप उसको एंटीजन का कुछ एक पार्ट लेते हो या उसको वीक कर देते हो कि वो बस जाए और उसकी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो सके, बट वो डिसीज़ कॉज ना करे, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी इसको देख के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये होता है इम्यून रिस्पॉन्स, तो उसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बन रहे थे जो एंटीबॉडी बना रहे थे, और मेमोरी सेल्स। तो जो बॉडी ने मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस किया है वो याद रखेगा आगे चल के, कि जब सेम पैथोजन विल अटैक सेकेंड टाइम, तो अब बॉडी के पास मेमोरी है, तो बॉडी जो है बहुत सारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करके उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट क्या हुआ कि वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड अपॉन मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, मेमोरी पे बेस्ड है। आपने एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक प्रोटीन या उसका एक पार्ट इन्फेक्टिव उसको इंट्रोड्यूस करा बॉडी में, उसके कारण बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, और ये मेमोरी टी सेल्स ने याद रखा कि जब भी सेकेंड टाइम अब किसी को कोविड होगा तो वो इतना तेज़ जल्दी से रिएक्ट करेगा कि बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब एक तरीका था पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, अब किसी को बहुत फेटल कोई दिक्कत हो रही है, जैसे स्नेक बाइट हुआ है किसी को टेटनस हुआ है, आप गिरते हैं तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना। तो अब क्या होता है, अब आप स्नेक बाइट हुआ है तो अब आपको किसी को बचाना है, तो आप वेट थोड़ी करोगे कि आज दे दिया वैक्सीन, अब 4 महीने बाद जो है रिस्पॉन्स आएगा तब तक ये जिंदा रहेगा, नहीं। तो वो आपको उन केसेस में देना रहता है जिसमें आपको क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए हो, जैसे स्नेक बाइट, या तो फिर आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी दे सकते हो उन पेशेंट्स को। तो यहाँ पे अपन स्नेक बाइट में क्या देते हैं, जो अपन वेनम देते हैं ना, एंटी स्नेक वेनम, वो जो स्नेक का पॉइजन होता है उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी होती है जो कि ऑलरेडी अपन दे देते हैं, तो वो सीधे जाके जो है उसके पॉइजन को खल्लास कर देगी, राइट। तो दिस इज़ योर इम्यूनाइजेशन। तो दो चीज़ें समझ में आई, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी में ही बन रही है, चाहे वो एंटीजन के कांटेक्ट आने से बने, चाहे आप वैक्सीन दो ताकि वो बन पाए, बॉडी में ही बन रही है। पैसिव इम्यूनिटी सीधे से बाहर से दे दी, जैसे कि कोलोस्ट्रम प्लेसेंटा, या तो फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन अलग चीज़ होती है जब आप देते हो, ठीक है। अब एक NCERT में लाइन लिखी है कि क्या होता है, आजकल रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है। तो आप एंटीजन का एक पार्ट लोगे, ठीक है, और इसको आप जाके डाल दोगे यीस्ट में, ठीक है। अब ये यीस्ट में आप जाके डाल दोगे, अब यीस्ट एक हमारे पास एक सोर्स है जिसपे हम बहुत सारा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो जो अब उससे हम मल्टीप्लाई हो जाता है यीस्ट में, फिर वहाँ से निकाल के उसको वैक्सीन बना लेते हैं। मतलब ऐसे सीधे समझो कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी,
कि आज टेक्नोलॉजी है, अब आप ऐसे कोई कटोरी में तो लेके नहीं बनाओगे ना वैक्सीन, तो आप उसको एक होस्ट में डालते हो यीस्ट में, और फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आप सब में जो है धीरे धीरे डालते हो, राइट। तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि ये बेसिकली आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस करी है इम्यूनिटी, बट कई बार हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, ठीक है। किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है, किसी की बॉडी नहीं रिएक्ट करती, नहीं रिएक्ट करेगी तो डिसीज़ हो जाएगा, और किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएगी तो उसको क्या हो जाएगी, एलर्जी। जैसे कि आपको छींक होती है और आप जब भी धूल के पास जाते हैं आपको डिपेंड करता है। तो एलर्जी का मतलब क्या है, एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। एक एंटीजन था, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नहीं छी, वो क्या मीम था ना, बिल्कुल पसंद नहीं आया आप हमें, ठीक है। तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है वो एंटीजन, तो जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत तेज़ जो है उसको मारने के पीछे दौड़ता है। और सब्सटेंस जो ऐसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, एलर्जी प्रोड्यूस करें, उनको क्या कहते हैं, एलर्जेंस, ठीक है। तो एलर्जेंस जो है वो किसके कारण होते हैं, आईजीई एंटीबॉडी के कारण। मतलब जब भी एलर्जेंस के खिलाफ बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, आईजीई। तो अब तक 3 एंटीबॉडी देख ली है, कोलोस्ट्रम में आईजी ए, प्लेसेंटा में आईजीजी, और फिर एलर्जेंस में आईजीई, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या होगा, जो आपको होता है, आप कभी भी धूल में जाते हैं या पोलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आते हैं, स्नीजिंग होगी, बहुत तेज़ छींक चलेगी, आपकी आंखों में से आंसू आने लगेंगे, नोज़ आपकी रनिंग हो जाएगी, और सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली एलर्जेंस कौन कौन से हो गए, डस्ट हो सकती है, पोलन हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एलर्जी हो गई। अब क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली ये पूरा एक एलर्जेंस का एक पूरा वो होता है रिएक्शन जो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे सेल्स इंटरेक्ट करके कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, आपके हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और ये किस में से निकलते हैं, मास्ट सेल में से। तो मास्ट सेल ने प्रोड्यूस करा हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अब ये जो है ये जाके बहुत सारी ब्लड वेसल्स पे अपनी अपनी हरकतें देगा, वेजोडाइलेशन और ये सब, जिसके कारण जो है आपको एलर्जी होती है। तो वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि केमिकल कौन सा है, आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हो सकता है आप में से जो वीडियो देख रहे हो अभी तक आप पोलन ग्रेन्स के सामने गए नहीं हो, तो आपको लग रहा है हमको नहीं है, किसी दिन आप पोलन ग्रेन्स के सामने गए, आपको हो गई, आपने डॉक्टर को जाके बोला, तो डॉक्टर टेस्ट कैसे करेगा कि सही में ये पोलन ग्रेन से है या कुछ और बात है। तो क्या करेंगे अपन, स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, आजकल एलर्जी टेस्ट होती हैं कई जगह पे, तो आपके पास स्मॉल डोज का एक रेडी रहता है सैंपल, राइट। तो आप उसको इंजेक्ट करके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हो कि क्या इस चीज़ को जब हमने दिया पेशेंट को तो उसको बहुत तेज़ छींक आई या जो भी रिस्पॉन्स आया, रैशेज आए, तो ये सब आए क्या। तो दिस इज़ नोन एज टेस्टिंग। फिर ड्रग्स, अगर आपको टेस्टिंग हुई है, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देगा, ठीक है। आप लोग इन्हेलर लेते होगे कभी कभी, किसी को अस्थमा होगा तो, है ना। तो वो सब ड्रग्स क्यों देते हैं, टू रिड्यूस द सिम्टम। अभी हमने क्या कहा था, किस केमिकल के कारण हो रहा है, हिस्टामिन, तो आप क्या दे दो, एंटी हिस्टामिनिक दे दो। इसके साथ साथ एड्रेनलिन एक ड्रग होता है जो कि आप आगे चल के समझोगे, जो बेसिकली आपके लेवल पे आप इतना समझ लो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है, किसी को शॉक में जाने से रोकेगा, राइट। और फिर स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स हम देते हैं ताकि इम्यून, स्टेरॉइड्स मैंने आपसे कहा था इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, है ना, ये हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी दे रहे थे। तो स्टेरॉइड का काम क्या है कि जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा काम कर रही है उसको शांत करना, ठीक है। तो ये आपके इन्हेलर्स में भी काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब एक एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, मॉडर्न डे की जो लाइफस्टाइल है, जैसे आजकल क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि बच्चे खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, कोई लोड नहीं, है ना। आजकल एक हाइजीन हाइपोथेसिस नाम की चीज़ होती है, जिसमें कि आप अगर अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा एंटीजन से बचा के रखेंगे, उसको साफ, फर्श साफ, हर चीज़ साफ, तो क्या हो रहा है कि बच्चे इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, कि दे आर मोर प्रोन टू एलर्जीज। तो आजकल एलर्जी बहुत जल्दी डायग्नोज होने लग जाती है, और काफ़ी एक एग्जिस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका कवर, एलर्जी। एलर्जी मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स आईजीई के कारण, जिसमें ये सिम्टम्स दिखेंगे, डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर के कारण हो रहा है, एलर्जन से ये लोग क्यों हो रहा है, हिस्टामिन सिक्रीट हो रहा है, सेरोटोनिन सिक्रीट हो रहा है। टेस्टिंग करोगे, छोटा सा डोज आप देके देखो एलर्जन का हो रहा है कि नहीं। फिर क्या ड्रग्स दोगे ताकि कम हो जाए, एंटीहिस्टामिनिक, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड। मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के कारण ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो रिगार्डिंग एलर्जेंस। नाउ एक छोटा सा टॉपिक और है, ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि वैसे तो बॉडी का काम क्या है, अब एलर्जी भी बॉडी कर रही है, तो बेसिकली इसलिए कर रही है ना क्योंकि उसको वो एंटीजन पसंद नहीं आया, तो वो एंटीजन हार्म करे उससे बचाने के लिए। बट कई बार क्या होता है कि बॉडी को समझ ही नहीं आता है कि ये जो चीज़ है ये बाहर की है या खुद की है। उसको क्या लगता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, तो खुद ही के खिलाफ वो
बनाने लगती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो नाउ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज बिटवीन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्फ सेल सो दैट बॉडी कैन अटैक सेल्फ सेल्स, खुद के सेल्स की ही को ही अटैक करने लगती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया है। लोग कहते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स हैं, तो उसके कारण हो रहा है, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें आपसे पूछते हैं कि ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रूमेटाइड आर्थराइटिस है। आप अपने लेवल पे इतना समझ लो कि इसमें बेसिकली जो जॉइंट्स हैं वो आपके हाथ के गलने लगते हैं। आप ऐसे देखते होंगे एजेस में जिनके स्मॉल जॉइंट्स में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें रूमेटाइड आर्थराइटिस में आती हैं, राइट। तो ये हमारा एक और कंसेप्ट यहाँ पे बन चुका है। तो हमने छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा एक लास्ट छोटा टॉपिक बचा है, वो है कि इम्यून सिस्टम बॉडी के क्या क्या हैं। तो ये बेसिकली एक समअप ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो क्या होता है कि आपका लिम्फोइड ऑर्गन होता है, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये सब क्या काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बना के रखते हैं। इनके कारण कई बार एलर्जिक रिएक्शन भी मिलती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ भी मिलती है, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन भी होता है, ठीक है। अब हमको इसमें बस डिस्कस करना है लिम्फोइड ऑर्गन। हमने सेल, टिश्यू, ये सब एंटीबॉडी पहले देख चुके हैं, राइट। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो सबसे पहले काम करे, ठीक है। तो लिम्फोइड ऑर्गन का, लिम्फोइड का कंसेप्ट क्या है, लिम्फ है ना, मतलब इनको लिम्फोसाइट्स बनाने, ठीक है। तो पहले लिम्फोसाइट शुरू से तो अच्छे नहीं होंगे, पहले लिम्फोसाइट होते हैं इमेच्योर। इमेच्योर लिम्फोसाइट मतलब अभी उनका एंटीजन से सामना नहीं हुआ है, ये इमेच्योर है, ये एंटीजन है, अभी इसका इससे सामना नहीं हुआ है। तो पहले क्या करेगा, इमेच्योर जो है ये इमेच्योर है, तो इसको एंटीजन को सेंसिटिव होना पड़ेगा कि भाई एंटीजन से सामना करना है ना। तो ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करेगा कि इमेच्योर को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बना देगा, कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब प्राइमरी कौन कौन है आपके, बोन मैरो और थाइमस। जब यहाँ से ये सेंसिटिव बन गया तो ये जाएगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, जंग का मैदान। यहाँ पे अगर ये आपका अब चले गया है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, तो यहाँ पे बेसिकली और क्या होना है, यहाँ पे आपको मिलेगा एंटीजन, जिसमें लिम्फोसाइट का एंटीजन से इंटरेक्शन होना है। तो अब आपको पता है सेकेंडरी में अब लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीजन से इंटरेक्ट करके उसको डिशुम करना है, ठीक है। तो अब वो जगह आ चुकी है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, जहाँ पे लिम्फोसाइट और एंटीजन का इंटरेक्शन होगा। और जब ये काम हो जाएगा सक्सेसफुली, तो लिम्फोसाइट कहलाएगा इफेक्टर सेल। इफेक्टर सेल मतलब क्या, इफेक्टिव मतलब वो इफेक्टिव कर चुका है, उसका जो काम था कि एंटीजन को खत्म करना वो उसने शुरू कर चुका है। तो ये ऑर्गन्स होंगे आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस और अपेंडिक्स। अब याद कैसे करना है वो करा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, बट ये आपको याद क्या करना है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है आपका थाइमस, ये छोटी सी एक ग्लैंड होती है ब्रेस्ट बोन के नीचे, यहाँ स्टर्नम होती है, इसके नीचे ये छोटी सी ग्लैंड है थाइमस, ठीक है। और ये आपके बोन मैरो, ये आपके बस दो ही हैं जो कि आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बाकी इसके अलावा सारे सेकेंडरी है, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, पेयर्स पैचेस इंटेस्टाइन्स में होते हैं, वे भी अपन देखेंगे, और यहाँ पे इवन अपेंडिक्स, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले बोन मैरो क्या है, मेन ऑर्गन है ना, सारे ब्लड सेल इधर प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है, बेसिक है, इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। थाइमस जो है वो हार्ट के नियर लोकेटेड होता है, ब्रेस्ट बोन के यहाँ, मैंने बता दिया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो साइज़ है वो एज से कैसा लेन देन होता है, ठीक है। तो ये जो इसका साइज़ है वो कम एज होगी तो बड़ा रहता है, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है इसका साइज़ छोटा हो जाता है, और प्यूबर्टी तक यूजुअली डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि आपका काम हो चुका होता है, ठीक है। पर दोनों का काम क्या है, टी लिम्फोसाइट को डेवलप और मैच्योर करना। मैंने आपको बता ही दिया, इमेच्योर को एंटीजन सेंसिटिव में बना रहा है, ये क्लियर है। अब उसके बाद बात आती है स्प्लीन की। तो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन आपको पता होगा, मलेरिया में हम देखते हैं स्प्लीनोमेगैली होती है ना। तो स्प्लीन आपका डॉक्टर भी ऐसे पालपेट कर करके देखता है, या आप एमबीबीएस में पालपेशन सीखेंगे इसका। तो स्प्लीन क्या होती है, एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि स्टमक के पास में प्रेजेंट है। अब इसको रटना क्या, देख के समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें भी वही लिम्फोसाइट्स कंटेन होते हैं, और ये क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड का, क्योंकि आपको पता है कि सारा खून इसमें फिल्टर होता है। और लार्ज रिजर्वायर है यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स का। तो ये कुछ ऐसा कुछ बहुत खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जनरल कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। फिर लिम्फ नोड के बारे में, लिम्फ नोड्स क्या है, बहुत फैला हुआ धंधा है इनका, ठीक है। लिम्फ नोड्स हर जगह है ना, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अराउंड लोकेटेड होते हैं, है ना, जो कि ट्रैप कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा। लिम्फेटिक सिस्टम में आए ये तुरंत अपने पास ले लेगा, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करके इम्यून रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। अब ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये कहीं पे स्पेशली कुछ लिम्फोइड टिश्यूज मतलब प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माल्ट जो है
ये एक बहुत ही मतलब lymphoid टिश्यू का बल्क है ना। तो 50% ऑफ द lymphoid टिश्यू इज प्रेजेंट अलॉन्ग द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, जो भी आपका जीआईटी और ये सारे ट्रैक्ट्स हैं, और उसको अपन कहते हैं म्यूकोसा से एसोसिएटेड lymphoid टिश्यू। lymphoid टिश्यू तो है लेकिन म्यूकोसा के साथ साथ है, तो उसको कहते हैं माल्ट, ठीक है। तो ये एक और आपका lymphoid ऑर्गन्स का समअप हो गया। तो lymphoid ऑर्गन्स मतलब कुछ नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम ये सारा मीडिएट कर रहा है। lymphoid ऑर्गन मेनली प्राइमरी सेकेंडरी याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, डायग्राम याद रखो, इधर बस थाइमस और बोन मैरो याद रखो, बाकी सारा लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, अपेंडिक्स सब इधर आ गया सेकेंडरी में, ठीक है। ये आपके सेकेंडरी मैंने याद करा दिया आपको। फिर उसके बाद ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में, बस थाइमस का ये याद रखना मेनली, और बाकी ये तो चलो ठीक है, हाँ मतलब कुछ ना कुछ लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो अगेन क्लियर हो गया हो, और आप इसका क्वेश्चन का नीचे आंसर करें, और कुछ टॉपिक्स बताओ टफ जो आपको लगते हैं, जिसका आपको वीडियो चाहिए, निमोनिक या ऐसा कुछ, और देन वी विल प्रोसीड। सो थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। और ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कम से कम 5-10 दोस्तों तक ये इनिशिएटिव पहुंचा दो, ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे रेगुलरली वीडियोस देखें तो उन तक पहुँचे तो हमको भी अच्छा लगे। सो अगेन सर्च दिस, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।